अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पहली 3 प्रॉब्लम्स और जो 4th प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा जो कि अलग से न्यूमेरिकल के तौर पे आता है उसको डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग 8.4 और इसके बी पार्ट से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और उसके साथ फर्दर 8.7 तक के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलें चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स 8.4 न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे, इसका सेकंड हाफ जो है उसकी तरफ जाते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये बेसिकली 2 डिफरेंट न्यूमेरिकल हैं जो अलग अलग से पेपर में आते हैं। हमने इसका फर्स्ट हाफ जो है वो अपने पिछले लेक्चर में कवर किया था, अब हम इसका सेकंड हाफ जो है उसे देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट एमिटेड बाय अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 300 हर्ट्ज। स्टूडेंट सबसे पहले हमें बताया गया फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज की। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट व्हेन द लेंथ ऑफ द वेव इज रिड्यूस्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द टेंशन। ये स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं, हम इसकी तरफ जाते हैं। क्या पूछा हुआ है, द टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3 विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन डेटा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेटा हमारे पास गिवन है उसमें पहली चीज़ हमें बता दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एफ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 300 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है। और स्टूडेंट्स इस केस में हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वही हमें फाइंड तो वही करने को कहा गया है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं एफ प्राइम का, ये हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कब है, ये फ्रीक्वेंसी उस वक्त है व्हेन टेंशन इज इंक्रीज्ड, tension is increased by 1/3। टेंशन को जब 1/3 इंक्रीज कर देंगे तो उस वक्त जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हमने सॉल्व करना है। ये हमारे इस क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कैलकुलेशंस की हेडिंग बनाते हैं। और स्टूडेंट्स इन कैलकुलेशंस में जो हमें चीज़ देखनी है यहाँ पे वो ये है कि क्या ऐसी चीज़ है जो बदल रही है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी नो दैट, हमने इससे पहले पढ़ा भी था अपने चैप्टर के दौरान। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ टेंशन जब हम उसे लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/2L इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वेयर रूट आता है F डिवाइडेड बाय M। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसमें F जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ये टेंशन होती है और ये जो M लिखा हुआ है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। अब स्टूडेंट्स जो गिवन है हमारे पास वो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। हमें क्या कहा गया है कि टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय, टेंशन को क्या किया गया है, टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/3। तो टेंशन को अगर हम 1/3 इंक्रीज कर देते हैं तो जो नई टेंशन है स्टूडेंट्स हम उसे नाम दे देते हैं एफ प्राइम का। और एफ प्राइम किसके बराबर होगी, अगर पहले वो टेंशन एफ थी तो हम उसे लिखेंगे एफ, लेकिन ये 1/3 इंक्रीज हुई है तो हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए एफ प्लस 1/3 ऑफ एफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नई टेंशन आएगी। और अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, वो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये बनेगा 3F प्लस
एफ, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा 4f डिवाइडेड बाय 3। ये है स्टूडेंट्स हमारी टेंशन अब वाली, जब हम लोगों ने टेंशन को 1/3 इंक्रीज कर दिया था उस वक्त। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था वो रिड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, अब हम उसे कह रहे हैं एफ प्राइम, और एफ प्राइम में 1/2l इसी तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें लेंथ चेंज नहीं की। और फिर यहाँ पे जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है उसको स्क्वायर रूट इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो टेंशन है ये बदल चुकी है, अब इसमें एफ नहीं लिखेंगे बल्कि एफ प्राइम लिखेंगे, और मैथ्स को हम लोग इसी तरह से लिखा रहने देंगे क्योंकि मैथ्स में तो कोई चेंज आया नहीं। अब स्टूडेंट्स जो एफ प्राइम है वो तो इसके इक्वल है 4f डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया जाए तो एफ प्राइम हमारे पास इक्वल आता है 1/2l, और फिर जो स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर रूट में एफ प्राइम की जगह इसकी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो 4f डिवाइडेड बाय 3, और नीचे हमारे पास जो मैथ्स है हम उसको इसी तरह से लिखा रहने देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो 4/3 स्क्वायर रूट है हम इसे अलग कर लेते हैं, और ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट ही हम अलग करके लिख लें, तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 4/3 अलग से स्क्वायर रूट, और जो बाकी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स पड़ी हुई हैं उन टर्म्स को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2l, ये हमने इसी तरह से लिखा रहने दिया, और फिर साथ में स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m इसी तरह से लिख लिया। तो हमने सिर्फ 4/3 का स्क्वायर रूट ये अलग किया है और बाकी सारी टर्म्स वैसे ही लिखी रहने दी हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, यानी ये तो हमारी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चेंज होने से पहले थी। तो स्टूडेंट्स फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे एफ प्राइम है वो इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास आ जाएगा एफ के इक्वल। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 और एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एफ तो गिवन है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 मल्टीप्लाइड बाय एफ जो कि है 300, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 4/3 स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.15, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 300 के साथ, और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 346 हर्ट्ज। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हम टेंशन को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 346 हर्ट्ज आ जाती है, तो 300 हर्ट्ज से इंक्रीज करके 346 हर्ट्ज तक आ गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम टेंशन को इंक्रीज करेंगे तो टेंशन के इंक्रीज करने से हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है 8.5, एन ऑर्गन पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एंड द नेक्स्ट हार्मोनिक व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज्ड एट वन एंड। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं यहाँ पे, गिवन डेटा, क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है वो है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे स्मॉल l के साथ, और इसकी जो वैल्यू है
वो है 50 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब है इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.5 मीटर। ये हमारे पास लेंथ है ऑर्गन पाइप की। और सेकंड जो चीज़ हमें गिवन है वो है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 350 मीटर पर सेकंड। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हम लोगों को सॉल्व करना है दो हिस्सों में। इसका जो ए पार्ट है सबसे पहले उसको देखते हैं। ए पार्ट में क्या कहा गया है कि हमारा जो ऑर्गन पाइप है वो ओपन है एट बोथ एंड्स। तो ओपन एट बोथ एंड्स के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। ओपन एट बोथ एंड्स, जो बोथ एंड्स पे ओपन है, अगर हम उसकी बात करें तो इस केस में हमें एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी नेक्स्ट हार्मोनिक हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F2 के साथ। तो ये F1 और F2 दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ओपन एंड के लिए। और फिर स्टूडेंट्स इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है फॉर क्लोज्ड एट वन एंड पाइप। क्लोज्ड एट वन एंड, जो पाइप हमारा एक एंड से अगर क्लोज होगा तो उसके लिए भी हमें F1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और हमें F2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करनी है अगर हमारे पास एक ऑर्गन पाइप मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऑर्गन पाइप होता क्या है। ऑर्गन पाइप बेसिकली एक हॉलो पाइप होता है, यानी अगर इस तरह से हमारे पास एक हॉलो स्ट्रक्चर है, जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, जो ये पाइप है, ये हमारे पास ओपन भी हो सकता है। जैसे इस केस में आपको इसका एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड नज़र आ रहा है, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एंड्स इस वक्त दोनों ओपन है। और हमारे पास इसकी लेंथ जो है वो भी बता दी गई है। इस केस में वो लेंथ है हमारे पास 0.5 मीटर की। और स्टूडेंट्स इस 0.5 मीटर की लेंथ के अंदर यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, और उन वेव्स के अंदर हमें साउंड जनरेट होता हुआ नज़र आता है। और हमने इसमें फंडामेंटल नोट और नेक्स्ट हार्मोनिक जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके लिए स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला पता है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं। वी नो दैट हमें पता है कि Fn किसके इक्वल होता है ऑर्गन पाइप के केस में, अगर वो ओपन हो एट बोथ एंड्स। यानी हम इसे पहले सॉल्व करने जा रहे हैं ए पार्ट के लिए। तो अगर ओपन एट बोथ एंड्स की बात करें तो ये इक्वल होता है n टाइम्स v डिवाइडेड बाय 2l। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन, बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है। फॉर फंडामेंटल नोट, अगर हम फंडामेंटल नोट की बात करते हैं तो n है हमारे पास 1 के इक्वल, और अगर ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो F1 इज़ इक्वल टू n है, और n की जगह हम लोग लगाएंगे 1, और साथ में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है v, और v की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं
जो कि है 350 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 और L की वैल्यू भी गिवन है जो कि है 0.5। तो हम इस सारे को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। और हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है इस केस में 350 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो हमारे पास आंसर आता है 350 हर्ट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स सेकंड चीज़ जो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है वो है नेक्स्ट हार्मोनिक। और हम लोग जानते हैं कि ये तो क्वांटाइज्ड होता है। अगर आप F2 की बात करें तो वो इक्वल होता है 2 टाइम्स F1 के। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और वो वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स F1, जो कि हमारे पास है यहाँ पे 350 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 350 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 हर्ट्स। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट हार्मोनिक की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली और फर्स्ट हार्मोनिक भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं क्लोज्ड एंड के लिए। तो अगर क्लोज्ड एंड की बात करें, हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है, तो क्लोज्ड एंड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। वी नो दैट फॉर क्लोज्ड एट 1 एंड 5 हमारे पास जो फॉर्मूला है f ऑफ n वो इक्वल होता है n टाइम्स v डिवाइडेड बाय 4 इंटू l। तो ये फॉर्मूला होता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है कि इस केस में जो हमारे पास n की वैल्यू होती है वो हमारे पास ऑड मल्टीपल्स होते हैं, यानी n की वैल्यू 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 7 होगी, इसमें इवन वैल्यूज़ नहीं आती। तो स्टूडेंट्स फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम किस तरह से करेंगे? फॉर फंडामेंटल नोट, फॉर फंडामेंटल नोट इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू आ जाएगी 1, और वो हम अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा, n की जगह हम लोग 1 लगाएंगे और यहाँ पे v की वैल्यू हमें पता है 350 है, डिवाइड करेंगे हम इसे 4 के साथ और मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे L के साथ जिसकी वैल्यू है 0.5। ये हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 350 को 4 से डिवाइड करेंगे और 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 175 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई जब हमारे पास पाइप जो है वो एक एंड से क्लोज है। अब स्टूडेंट्स इसका हमें नेक्स्ट हार्मोनिक भी फाइंड आउट करना है, और स्टूडेंट्स हमें पता है कि इस केस में जो हमारे पास नेक्स्ट हार्मोनिक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक हम इसे कैसे लिख सकते हैं? फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक, फॉर नेक्स्ट हार्मोनिक हमारे पास n की वैल्यू पहली के लिए 1 है और सेकंड के लिए हमारे पास 3 है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो कुछ इस तरह से आएगी, F3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ F1। तो स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 3 है, और जो F1 है स्टूडेंट्स हमें उसकी वैल्यू पता है 175 है।
तो जब हम 3 को 175 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आता है 525 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नेक्स्ट हार्मोनिक जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 8.5 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का। 8.6 स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अ चर्च ऑर्गन कंसिस्ट्स ऑफ पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड। स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गन पाइप्स हैं जो एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज्ड हैं ऑफ डिफरेंट लेंथ्स और उनकी लेंथ्स डिफरेंट है। द मिनिमम लेंथ इज 30 मिलीमीटर एंड द लॉन्गेस्ट इज 4 मिलीमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फंडामेंटल नोट्स। हमें फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है, किसकी बतानी है? फंडामेंटल नोट की बतानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो गिवन डेटा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो ये है कि मिनिमम लेंथ कितनी है। मिनिमम लेंथ, जो मिनिमम लेंथ है उसे हम लोग L का नाम देते हैं और इसके सबस्क्रिप्ट में हम मिनिमम लिख देते हैं ताकि हमें पता चले ये मिनिमम लेंथ है। और स्टूडेंट्स ये बताई गई है हमारे पास 30 मिलीमीटर है और अगर हम इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 30 इंटू 10⁻³ और ये हमारे पास आ गया मीटर। और अगर मैक्सिमम लेंथ की बात करें, मैक्सिमम लेंथ, तो जो मैक्सिमम लेंथ है इस केस में उसे L और यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम लिख देते हैं और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर। ये दो चीज़ें हमें गिवन है और उसके साथ हमें स्पीड ऑफ साउंड भी बता दी गई है। स्पीड ऑफ साउंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड है हम उसे स्मॉल v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स आगे हम इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमें एक तो ये बताया गया है कि जो हमारे पास मिनिमम लेंथ का पाइप है वो कौन सा है और एक हमें बताया गया है कि जो मैक्सिमम लेंथ का पाइप है वो कौन सा है और इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेंज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिकली हमने निकालनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब ये होगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रही है वो कम से कम कितनी मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल रही है। तो स्टूडेंट्स जो कम से कम है उसको हम लोग F1 का नाम दे देते हैं और इसी तरह से जो दूसरी है हम उसे नाम दे देते हैं F1 प्राइम का। और फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को रेंज की फॉर्म में अल्टीमेटली लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आगे कैलकुलेशंस की तरफ। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ हमें ज़रा समझ लेनी चाहिए, ये चर्च ऑर्गन पाइप जिसकी बात की जा रही है ये असल में है क्या? अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास एक इस तरह का एक पाइप है और इस पाइप के साथ थोड़े से फासले पे हम लोगों ने एक और पाइप जो है वो लगाया हुआ है जिसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है और इससे फासले पे हमारे पास एक और पाइप मौजूद है जिसकी लेंथ पहले वाले पाइप से भी ज़्यादा होगी और इस तरह से हम लोग आगे की तरफ चलते चले जाते हैं और हमारे पास जो पाइप्स हैं उनकी लेंथ जो है वो पहले से ज़्यादा होती चली जाती है और फिर हम इनसे डिफरेंट तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करा सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया कि जो सबसे छोटे वाला पाइप था जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, इस छोटे वाले पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी और ये जो सबसे बड़े वाला पाइप है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इन दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हम कह सकते हैं कि कम से कम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल रही है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर आप हमारा एक ऐसा ऑर्गन पाइप हो जिसका एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज हो, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहे हैं, तो इस केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन का वो कुछ इस तरह से होता है, एफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स वी डिवाइडेड बाय 4L। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो इसका मतलब है n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 यूज़ होने जा रही है, हमने n की वैल्यू 1 लेनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिनिमम लेंथ की। फॉर मिनिमम लेंथ, अगर हम मिनिमम लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी हम उसे नाम दे देते हैं F1 का। अब ये जो F1 हमारे पास यहाँ पे आने वाला है, इसको अगर हम लोग इस तरह से देखें और यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो n की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और साथ में जो v लिखा हुआ है वो है 340, हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और साथ 4 और साथ में l जो कि लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है, मिनिमम लेंथ जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कि वो है 30 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में जो हमारे पास आंसर आता है F1, वो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है 2833 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई उस पाइप की जिस पाइप की लेंथ सबसे कम थी, सबसे छोटे वाले पाइप की, जो हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सबसे पहले वाला पाइप है, इस तरह के पाइप की हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। अब स्टूडेंट्स अगर इसी तरह की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लें फॉर मैक्सिमम लेंथ, तो हम मैक्सिमम लेंथ के लिए अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूले में हमारे पास यही वाली इक्वेशन यूज़ होगी। सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, अब लेंथ हम लोग बदल देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 340, स्पीड बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, 4 भी वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन अब जो लेंथ हमारे पास आएगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी। और हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है हमने इसे प्राइम का नाम दिया था, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 21 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें ये चीज़ नज़र आती है कि जितनी हमारे ऑर्गन पाइप की लेंथ इंक्रीज़ होती जाती है उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती जाती है। जो छोटा पाइप था उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी और जो लार्जर पाइप था, लॉन्गर पाइप था, उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। अब हमसे रेंज पूछी गई है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज, इस केस में वो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हमारे पास यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स उसको हम लोग लिख सकते हैं, वो 21 हर्ट्ज से लेके फ्रॉम 21 हर्ट्ज टू 2833 हर्ट्ज यहाँ तक आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सुनेंगे इस चर्च ऑर्गन से वो 21 हर्ट्ज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो हम सुन सकते हैं वो 2833 हर्ट्ज के बराबर होगी। स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो कि है 8.7। समझने के लिहाज से, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिहाज से स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा
एक न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, टू ट्यूनिंग फोक्स एग्जिबिट अ बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स, दो ट्यूनिंग फोक्स हैं और उनकी जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 3 हर्ट्ज दे दी गई है। उसके बाद क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द फोर्क इज 256 हर्ट्ज। दो फोक में से एक की फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई और फिर इस फोक के साथ क्या किया गया, its frequency is then lowered slightly by adding a bit of wax to one of its prongs. The two forks then exhibit a beat frequency of 1 Hz. Determine the frequency of the second fork. Data लिखते हैं स्टूडेंट्स, given data. स्टूडेंट्स, हमें जो चीज़ें गिवन हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी। जो बीट फ्रीक्वेंसी है लोडिंग से पहले की वो लिख लेते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग, बीट फ्रीक्वेंसी बिफोर लोडिंग। और स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3 हर्ट्ज की। और स्टूडेंट्स उसके बाद ये भी बता दिया कि बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग। और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 हर्ट्ज। और स्टूडेंट्स उसके बाद बता दिया गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 ट्यूनिंग फोर्क। तो स्टूडेंट्स जो पहला ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी गई है, वो हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी F1, इसे कह देते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें बता दी गई है जो कि है 256 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स हमें अब क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फोर्क। और स्टूडेंट्स उसे हम लोग नाम दे देते हैं F2 का। ये फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का स्टूडेंट्स हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर आपने बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वो डिफरेंस होता है दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान। तो स्टूडेंट्स अगर एक की फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने F1 कहा है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी को F2 कहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो प्लस माइनस बीट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें, हमें यहाँ पे F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, F2 को एक तरफ रखते हैं और इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, अगर F2 को लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहाँ से प्लस माइनस n को उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस वाला n माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला n प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फ़र्क तो उससे कोई नहीं पड़ेगा, इसलिए एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू n की अभी भी हमारे पास मौजूद रहेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम फिर F2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं। जो F1 है यहाँ पे उसकी वैल्यू है हमारे पास 256 और प्लस माइनस जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी थी बिल्कुल शुरू में लोड करने से पहले वो थी 3। तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 3। तो हम अगर F2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास F2 की यहाँ से दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक तो आएगा 256 प्लस 3 या स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा F2
F2 इज इक्वल टू 256 माइनस 3। तो 256 प्लस 3 अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 259 हर्ट्स। और स्टूडेंट्स अगर ये माइनस वाला हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 253 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये दो आंसर हमारे पास आ गए कि हमारा जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 259 हर्ट्स हो सकती है या उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 253 हर्ट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन से वाला आंसर हमारा ठीक है, कौन से वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो हो सकती है और कौन से वाली फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर हम कुछ फर्दर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कैसे? स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारा जो ट्यूनिंग फोक F1 है उसके ऊपर वैक्स लोड किया। ये हमें बताया गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी शुरू में 256 हर्ट्ज थी। इट्स फ्रीक्वेंसी इज देन लोअर्ड बाय स्लाइटली बाय एडिंग अ बिट ऑफ वैक्स टू वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स। तो उसके एक प्रॉन्ग पे फ्रीक्वेंसी वैक्स लपेट के वैक्स डाल के उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स हम जो फ्रीक्वेंसी कम हुई है उसके कम होने से अगर दोबारा से बीट्स प्रोड्यूस कराएं तो वो 1 हर्ट्ज की बीट्स आती हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी हमारे ट्यूनिंग फोक पहले वाले की, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं F1 प्राइम के साथ। लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग fork by adding a bit of wax is, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वैक्स ऐड करने के बाद उसे हम लोग नाम दे देते हैं F1 प्राइम का। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया तो उसके एडिशन के बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास 1 हर्ट्ज आई। तो इस केस में फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अब F1 प्राइम में से अगर हम F2 को माइनस करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो प्लस माइनस 1 आने वाला है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे ही सॉल्व करें फर्दर तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि हमारे पास जो F1 प्राइम है वो इक्वल है माइनस के F2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का F2 और फिर आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं ट्यूनिंग फोक की वैक्स लगाने के बाद, अगर हमें F2 की वैल्यू पता हो। और स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास तो F2 की दो वैल्यूज़ हैं, 259 भी है और 253 भी है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए इसे सॉल्व करते हैं। इफ़ F2 इज़ इक्वल टू 259 हर्ट्ज़, अगर F2 259 हर्ट्ज़ होगा तो इस इक्वेशन में हम अगर F2 की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास F1 प्राइम कुछ इस तरह से आता है। ये देखिएगा F1 प्राइम इज़ इक्वल टू 259 प्लस माइनस 1। तो स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल हुई यहाँ पे F1 प्राइम की। एक F1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 259 प्लस 1 यानी ये 260 हर्ट्ज आ जाएगी, या और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है F1 प्राइम की 259 माइनस 1 यानी 258 हर्ट्ज, ये वैल्यू आ सकती है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर अभी हम जहन में रखेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। ये तो उस वक्त हुआ जब स्टूडेंट्स हमारे पास F2 की वैल्यू हमने 259 ली थी। इफ़ F2 इज़ 253 हर्ट्ज़, अगर F2 की वैल्यू हम लोग 253 हर्ट्ज़ लें और फिर F2 की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास F1 प्राइम क्या आएगा।
f1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास आएगी 253 प्लस माइनस 1 और फिर से दो वैल्यू, यानी f1 प्राइम हमारे पास आएगा 253 प्लस 1 यानी कि 254 हर्ट्ज, या और ये क्या हो सकता है, f1 प्राइम इज इक्वल टू 253 माइनस 1 यानी 252 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये आंसर आए हमारे पास। अब इन आंसर से हम अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो f2 है उसकी वैल्यू को 259 हर्ट्ज कंसीडर कर लिया जाए, तो इस केस में हमारे f1 की वैक्स लोड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो या तो ये वाली आती हैं या ये वाली आती है। फ्रेंड्स इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को देखिएगा, एक है 260 हर्ट्ज और एक है 258 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स क्या ये दोनों वैल्यूज़ उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से कम है या ज़्यादा है? ये देखिएगा, उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी शुरू वाली वैक्स लोड करने से पहले वो 259 हर्ट्ज थी। अब ये फ्रीक्वेंसी अगर हम f2 को 259 कंसीडर करते हैं तो 260 या 258 आती है। तो स्टूडेंट्स ये तो बड़ी मज़े की बात हो गई। हमने तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये पढ़ा था, इट्स फ्रीक्वेंसी इज देन लोअर्ड, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है स्लाइटली लोअर्ड बाय एडिंग द वैक्स। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिर तो वैक्स लोड करने के बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, 256 से 260 पे चली गई या 256 से 280 पे चली गई। तो इसका मतलब है कि ये तो हमारी स्टेटमेंट को फॉल्स कर रही है, हमारे आंसर को गलत साबित कर रही है। तो इसका मतलब है 259 हर्ट्ज तो ये पॉसिबल नहीं है, 259 हर्ट्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 253 हर्ट्ज की बात करें, 253 हर्ट्ज जब हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास जो आंसर आया 254 या 252 आया। तो स्टूडेंट्स इन दोनों आंसर्स में देखें, चाहे हम 254 को सही कंसीडर कर लें या 252 को सही कंसीडर कर लें, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सही आंसर दिया जा रहा है वो ये वाला आंसर दिया जा रहा है कि हमारे ट्यूनिंग फोर्क की जो करेक्ट फ्रीक्वेंसी है वो 259 हर्ट्ज नहीं है बल्कि 253 हर्ट्ज है। ये हम लिख सकते हैं। सो करेक्ट कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी is 253 हर्ट्ज। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारे सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की, जब उसको हमने साउंड किया था पहले ट्यूनिंग फोर्क के साथ। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का, चैप्टर नंबर 8 की, जिसमें हम लोगों ने 7th जो प्रॉब्लम है वहाँ तक सॉल्व कर लिया। बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।